हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5। तो लास्ट के चैप्टर 3 एंड 4 में अपन ने डिस्कशन किया था कि मोशन पार्टिकल की कैसे कैसे हो सकती है। ये डिस्कस नहीं किया था कि मोशन का कोज क्या है, मतलब कोई बॉडी मोशन में है या फिर रेस्ट में है तो उसका कोज क्या है, वो अपने जानने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन इस लेक्चर में व्हाट इज द कोज ऑफ मोशन, व्हाट इज द कोज ऑफ मोशन, मोशन का कारण क्या है। तो मोशन का कारण है फोर्स। मोशन का कारण क्या है? एक फोर्स। फोर्स क्या होता है? तो फोर्स इज ए पुश और पुल। फोर्स क्या होता है? या तो पुश होगा या फिर पुल होगा, ठीक है, जिसकी वजह से कोई बॉडी या तो मोशन में आ सकती है या फिर मोशन में हो तो उसको रोका जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फुटबॉल आ रही है उसको आप किक मार के रोक भी सकते हो। अरे सामने पैर लगा लो, रोकी जा सकती है, आपने फोर्स अप्लाई किया। या फिर एक फुटबॉल पड़ी है उसको पीछे जोर से किक मारो तो उसमें क्या होगा? मोमेंटम आ जाएगा और मोशन में आ जाएगी। बॉडी कहाँ आ जाएगी? मोशन में आ जाएगी। बहुत बढ़िया। अभी फोर्स के लिए इतना है, बाकी फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, वो सब चीजें डिस्कस करूं, फोर्स की वैल्यू क्या होती है, सब डिस्कस किया जाएगा। अभी तो ऐसा समझो कि आपको कुछ नहीं आता, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस? चैप्टर 1 में सबसे पहले बता दिया था कि फोर्स, फंडामेंटल फोर्स 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के। अभी 5th का कुछ बोला था किसी साइंटिस्ट ने, आज ही तो कुछ उनको एक प्राइज मिला है ना, कुछ $3 मिलियन के अराउंड। 3 साइंटिस्ट है फिजिक्स में, उनको मिला था कि 5th नाम का कोई फोर्स ही नहीं होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स बिटवीन 2 मासेस। अगर टू बॉडी है जिनका मास है ना, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है। ये बहुत ही लॉन्ग रेंज फोर्स है। कैसा फोर्स है? लॉन्ग रेंज। इसके बारे में डिटेल में बता चुका हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये 11th में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पूरी 12th में पढ़ेंगे, तो अभी टेंशन मत लेना, बस नाम सुन लो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स ऑन चार्ज पार्टिकल। जहां भी चार्ज आ जाएगा, प्लस क्यू माइनस क्यू, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन, ठीक है। आगे बढ़ता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट्स बिटवीन न्यूक्लियस। एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगता है ना, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। इसलिए मैंने लिखा है कि एक्ट्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं दोनों को मिला के बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं? ये मैं 12th में आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये 12th में पढ़ेंगे, ये भी 12th में पढ़ेंगे। उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स कहीं नहीं पढ़ेंगे हायर फिजिक्स में, अपने वैसे है ही नहीं सिलेबस में। एक्ट्स बिटवीन एंटी न्यूट्रिनो। कुछ एंटी न्यूट्रिनो के बारे में फिर 12th में बताऊंगा, पार्टिकल होता है, बट ये वीक न्यूक्लियर फोर्स की अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेन ये अपन 11th में देख लेंगे, ये पूरा चैप्टर है। उसके बाद ये दोनों 12th में है। ये कहां पे? 12th में। 12th में न्यूक्लियस पढ़ोगे ना, तो वहां न्यूक्लियर फोर्स के बारे में डिटेल में पढ़ा दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि ये कहानी कैसे शुरू हुई। यहां से होती मैकेनिक्स स्टार्ट। फिजिक्स में पार्ट होता है ना मैकेनिक्स का, वैसे काइनेमेटिक्स से बोल देते हैं, पर रियल वाली फिजिक्स है ना यहां से। क्या ठीक है, मोशन हो रही है, मोशन का कोज क्या है? जो न्यूटन है ना, जिन्होंने पूरी मैकेनिक्स दी है ना, तो वो यहीं से शुरू होती है। क्योंकि फोर्स के बिना तो फिजिक्स में ना फोर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फिजिक्स में फोर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इस बात को सुन लेना कान खोल के, ठीक है। ठीक है, तो फोर्स के बारे में आपको पता चल गया कि फोर्स एक पुश और पुल होता है। फोर्स बेसिकली 4 टाइप का होता है। इनकी रेंज वगैरह मैंने चैप्टर 1 में फिजिकल वर्ल्ड में बता दिया। उसके बाद आता है एरिस्टॉल पॉलेसी। मतलब उन्होंने, एरिस्टॉल एक नाम के साइंटिस्ट थे, ग्रीक साइंटिस्ट थे, उनसे क्या गलती हो गई थी, उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में, मोशन की कोज के बारे में जिक्र किया। उन्होंने कुछ बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर कोई बॉडी है, तो उसको अगर मोशन में रखना है ना, तो आपको एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। उनसे गलती क्या होगी? उन्होंने बताया ठीक है कि कोई बॉडी है तो उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा, अच्छी बात है, पर उन्होंने क्या गलती बोली कि एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी इन मोशन।
ठीक है, स्टार्ट कराने के लिए जरूरी है, लेकिन ये लाइन पूरी तरीके से सही नहीं थी। इसको मतलब इन साइंटिस्ट को गलत किसने किया? गैलीलियो गैलीली, गैलीलियो गैलीली। अगले साइंटिस्ट आते गैलीलियो गैलीलियो गैलीली। नाम से क्या लेना देना, तुम समझ जाओ। गैलीलियो गैलीली के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। स्पेलिंग मैंने नाम की सही लिखी ना, गैलीलियो। एक मिनट मैं देख लेता हूं, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया कि जरूरी नहीं है कि ऑलवेज किसी बॉडी में फोर्स लगाना पड़े। उन्होंने क्या किया, एक प्लेटफॉर्म बनाया ऐसे करके, ऐसे, ठीक है, ग्राउंड से ऐसे इंक्लाइन प्लेन था। यहां से उन्होंने एक बॉल को छोड़ दिया, एक बॉल को छोड़ दिया और ऐसा एज्यूम किया कि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, ग्राउंड पे क्या नहीं है, फ्रिक्शन, जो कि एक आइडियल कंडीशन होती है, जो कभी पॉसिबल नहीं होती है। फ्रिक्शन लेस, फ्रिक्शन लेस मतलब फ्रिक्शन नहीं है, यूं समझो कि यहाँ पे एकदम बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन क्या करता है, रेजिस्ट कर देता है। अगर बॉडी चलती है ना तो रिलेटिव मोशन का रेजिस्ट मतलब क्या करता, रेजिस्ट करता। रिलेटिव मोशन का क्या करता, अपोज करता। ओके, तो यहां से बॉल है ना नीचे आएगी, यहां से बॉल नीचे आएगी, उसके बाद इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, फिर भी ये बॉल चलती रहती है। ये फिर भी ये बॉल क्या करती रहती है, चलती रहती है। कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है, फ्रिक्शन ही नहीं है। अगर सोचो फ्रिक्शन होता तो क्या होता, तो ये बॉल आती और यहां से यहां तक चलती और फिर रुक जाती, थोड़ी देर बाद रुक जाती ना। तो समझ में आ रहा नहीं आ रहा? कभी आपने ऑब्जर्व किया हो कि कभी बाइक लेके आते हो आप, ठीक है, बाइक या बाइसाइकिल जो भी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब समझो, अब समझ जाओ यार, बाइसाइकिल बनाना जरूरी क्या है। अब देखो यहां से क्या करते थे, आप पेडल मारना बंद कर देते हो, फिर ये साइकिल कुछ दूर तक जाती है, उसके बाद स्लो होते 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 एकदम रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन होता है। रियल लाइफ में फ्रिक्शन को जीरो करना इम्पॉसिबल टास्क है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि अगर मैं फ्रिक्शन लेस समझ लूं तो ये बॉडी को एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। देखो यहाँ से आने के बाद ये चलता रहेगा। फिर उन्होंने बहुत सारे सेटअप किए। उन्होंने क्या किया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया ऐसे, और एक बॉल को यहाँ से छोड़ा, जितनी हाइट से छोड़ा ना, ये ग्राउंड है, ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया, जितनी हाइट से छोड़ा उतनी हाइट पे ऊपर वापस चला गया, उतनी हाइट पे वापस चला गया। इवन कोई फोर्स ही नहीं लगाया उन्होंने, कोई फोर्स नहीं लगाया, छोड़ दिया। ग्रेविटी ने अपने आप खींच लिया, फ्रिक्शन नहीं था, फ्रिक्शन नहीं था इसलिए बॉल यहां से छोड़ी गई, बॉल यहां तक पहुंच गई। उन्होंने ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने एक नया स्टेटमेंट दिया। उन्होंने क्या दिया, नया स्टेटमेंट दिया कि अगर किसी फ्लैट सरफेस पे बॉल रुकी है ना तो वो रुकी रहेगी। बॉल है ना, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तो बॉल रुकी रहेगी। और सुनो, अगर कोई बॉल मोशन में ना, अगर कोई बॉल मोशन में, अगर ये बॉल रेस्ट पे, या फिर और अगर कोई बॉल चल रही है, अगर कोई बॉल v वेलोसिटी से चल रही है और वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट इसका क्या मतलब, एक्सेलरेशन जीरो। वेलोसिटी कांस्टेंट इसका क्या मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। अच्छा, वेलोसिटी कांस्टेंट से चल रही है मतलब इन मोशन, रेस्ट में नहीं है, इन मोशन, तो वो चलती ही रहेगी अगर आइडियल कंडीशन है। फिर बोल रहा हूं कि फ्रिक्शन नहीं है तो वो बॉडी चलती ही रहेगी। अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट में रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए ना, तब तक अपनी स्टेट में चेंज नहीं आएगा। फिर से लाइन सुनना और कॉन्सेप्ट सुनना कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए, तब तक वो बॉडी उसी स्टेट में रहेगी। रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी और मोशन में तो मोशन में रहेगी। अगर मैंने इस पे कोई फोर्स लगा के मैं इसको रोक सकता हूँ, ठीक है, या फिर इसकी स्पीड को और चेंज कर सकता हूँ। तो गैलीलियो गैलीली थे जिन्होंने लॉ ऑफ इनर्शिया दिया। क्या दिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो यहां से शुरुआत की न्यूटन बाबा ने। गैलीलियो गैलीली को फॉलो किया और न्यूटन ने मोशन के 3 लॉ दिए। न्यूटन ने मोशन के कितने लॉ दिए, 3 लॉ दिए। फटाफट गैलीलियो गैलीली, और ये क्या नाम है, अरिस्टोटल फॉलेसी। ऐसे बता रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अब स्टार्ट हो रहा है, तुम्हें नोट अब करना है। ये तो सब कहानी बता रहा था मैं, तुम्हें क्या बता रहा था, कहानी। सबसे पहले हेडिंग डाल दो, अगर कुछ लिखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लिखो न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स
लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। कितने लॉ दिए थे न्यूटन ने? 3 लॉ दिए थे। न्यूटन्स ने कितने लॉ दिए थे मोशन के? 3 लॉ। पहला लॉ था लॉ ऑफ इनर्शिया, जो कि गैलीलियो गैलीली से लिया गया था। पहला लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ, या फिर इसको क्या बोला जाता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया या फर्स्ट लॉ। जो सेकंड है उसको क्या बोला जाता है? सेकंड लॉ, लॉ ऑफ फोर्स का है ना, सेकंड लॉ। और जो थर्ड लॉ था उसको उन्होंने थर्ड एक्शन रिएक्शन लॉ भी दिया, और थर्ड लॉ कौन सा? थर्ड लॉ। अब वन बाय वन डिस्कस करेंगे, आप आराम से समझना कि फर्स्ट लॉ क्या कहता है। फर्स्ट लॉ यही कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक आप उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड न करवाओ, या फिर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना करो, तब तक वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगी। स्टेट चेंज नहीं करना, ये तो इनर्शिया होता है। इनर्शिया का मतलब अपोज करना, जिस भी स्टेट में वही रहना चाहता है। क्या समझ में आया? नहीं है तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लिख लो, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लिख लो। एवरी बॉडी कंटिन्यूज, एवरी बॉडी या पार्टिकल, एवरी बॉडी कंटिन्यूज, ये हटा देता, सेकंड और थर्ड बाद में डिस्कस करेंगे। एवरी बॉडी continues to be in its state, to be in its state of rest or uniform motion, of rest or uniform का क्या मतलब होता है? constant velocity of uniform motion, uniform motion in a straight line, in a straight line, straight line until and unless compelled, जब तक उस पर कोई अप्लाई नहीं करते, compelled by some external force to act otherwise, ये देखो बुक की डेफिनेशन है, बहुत ही गंदी डेफिनेशन लग रही थी। बुक की डेफिनेशन क्या लग रही है? बहुत ही गंदी लग रही है। मैं बोलता हूं इतना लिखो, एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन until and unless the external force is not applied, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई किया जाएगा ना, तब तक वही रहेगी। या फिर इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। इसका क्या मतलब? सेम स्टेट में रहना पसंद करेगा, या इसका यही मतलब होता है। इनर्शिया मास को रिप्रेजेंट करता है। इनर्शिया किसको रिप्रेजेंट करता है? मास को रिप्रेजेंट करता है। अब देखना, अब कहानी सुनना। इनर्शिया मास को सर कैसे? अगर कोई छोटी बॉल है तो उसको चलाना भी आसान है, उसको चलाना क्या है? आसान है। क्यों? क्योंकि वो कम इनर्शिया, मतलब कम अपोज करती है। अगर एक बहुत बड़ी बॉल है, उसको चलाना मुश्किल होगा, और एक बार चल गई ना तो उसको रोकना भी मुश्किल होगा, क्योंकि वो चलना शुरू हो गई भाई, अब उसको रोक नहीं सकते, वो यार अपोज करेगी, उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, यानी कि मास ज्यादा है उतना ज्यादा अपोज करेगा। तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया है। कहानी सुनो कि इसके कुछ एग्जांपल्स देता हूं बढ़िया बढ़िया, जहां से तुम्हें फील आएगी कि तुमने कभी पेड़ पकड़ के, ऐसे 9th क्लास में पढ़ रखे हैं ना, पेड़ पकड़ के ऐसे डाली हिलाते हो ना, ऐसे ब्रांच को, तो क्या होता है? पत्ते नीचे गिर जाते हैं। ऐसा क्यों? देखो, क्योंकि आपने डाली हिलाई ना, आपने पत्तों को थोड़ा हिलाया, जो पत्तियां है ना पेड़ की, वो थोड़ी हिलाई आपने तो डाली को पकड़ के हिलाया। तो क्या होता है कि वो पत्तियां वहीं रहना चाहती है, इसलिए कनेक्शन टूट जाता है। जो पत्तियां पक जाती है, थोड़ा सा लूज कनेक्शन होता है, छोड़ देती है। या फिर कभी आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, 6-7 क्लास में होंगे, तो फिर ग्लास के ऊपर एक कार्ड रखते थे, उसके ऊपर एक कॉइन रखते थे, जोर से मारते थे कार्ड को, कॉइन सीधा ग्लास के अंदर गिर जाता था। इस टाइप के एक्सपेरिमेंट किए थे। वो सब कौन सा लॉ होता था? फर्स्ट लॉ। कौन सा? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। या फिर आपने कभी देखा हो कि आप रुके हुए हो, एकदम बस स्टार्ट हो जाए, या फिर
है ना, कुछ हो जाए तो आप एकदम पीछे गिर जाते हो, ऐसा होता है नहीं होता, या फिर ब्रेक लगा दे तो आप आगे गिर जाते हो, ऐसा क्यों होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? मेरी बात है कि फर्स्ट लॉ क्या कहता है, मैं फिर शॉर्ट में बताता हूँ। यही कहता है कि कोई भी बॉडी जिस भी स्टेट में उसी में रहना चाहेगी, ठीक है, अपोज करेगी, उसकी स्टेट चेंज ना हो। ओके, फटाक से नोट कर लो, फटाक से नोट कर लो, एग्जाम्पल लिख लेना जो मैंने एग्जाम्पल बताया, ठीक है। आपको पूरी बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपके पास टाइम है तो पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको लगे ना कि सर हमारे पास बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम है तो आप पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छी बुक है। सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ पढ़ाने से पहले मैं आपको मोमेंटम का ज्ञान दे देता हूं। किसका ज्ञान दे देता हूं? मोमेंटम का, कि व्हाट इज मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसको p से रिप्रेजेंट किया जाता है। मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? p। होता क्या है मोमेंटम? मोमेंटम बेसिकली डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी। बॉडी का मास इनटू वेलोसिटी, तो मास m, v वेलोसिटी। अगर मैं इसको वेक्टोरियली रिप्रेजेंट करूं तो ऐसे, तो आप थियोरी में लिखना चाहो ऐसे भी लिख सकते हो। तो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी। क्या समझ में आया नहीं आया? तो इस तरीके से आप डेफिनेशन लिख सकते हो, मोमेंटम समझ में आया होगा। अब देखो मोमेंटम क्यों समझाया, उसकी वजह आपको पता चलेगी। देखिए आपके पास एग्जाम्पल लेता हूं फर्स्ट, बहुत ही घटिया एग्जाम्पल, फिर भी कुछ बच्चे होते हैं ना सर एग्जाम्पल करवाओ। मास 5 kg, वेलोसिटी 2 i कैप, मोमेंटम कितना होगा? बच्चे ने बोला सर फॉर्मूला क्या कहता है? m इंटू v। तो m कितना? 5, v कितना? 2 i कैप। तो मोमेंटम की डायरेक्शन भी 10 i कैप ही रहेगी। मोमेंटम कितना आ जाएगा? 10 i कैप। तो समझ में आया नहीं है? तो इस तरीके से ये फॉर्मूला याद कराने के लिए मैंने क्वेश्चन कराया, बाकी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपको, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये तो 6th क्लास का बच्चा भी कर लेता है। तो ये चीज आपको पता चलेगी कि मोमेंटम होता क्या है। अब सेकंड लॉ देखो, सेकंड लॉ देखो फटाक से। सेकंड लॉ, सेकंड लॉ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड लॉ वेरी वेरी, मैंने स्टार लगा रहा हूं, स्टार का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका एक गेम चलेगा कि अगर कोई बॉडी है उसका मोमेंटम टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, वो फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा। वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा। तो सेकेंड लॉ क्या कहता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum, rate of change of momentum with respect to time is equal to force, is proportional to भी लिखते हैं, is equal to force। ये किसके इक्वल होगा? फोर्स के इक्वल। और फोर्स कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। तो सिंपली फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp by dt ऐसे लिखते हो। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है, ऐसे तो लिखते हो। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन। ऐसा पढ़ा था ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज डिफाइंड एज व्हाट? एक्सेलरेशन। ऐसी चीजें मैंने पहले पढ़ाई थी। तो इस तरीके से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डिफाइंड एज व्हाट? फोर्स। ये मत बोलना सेकंड लॉ क्या पढ़ते हैं बच्चे, क्या पढ़ते हैं मैं बताता हूँ, गलतियां करते हैं। F बराबर ma, दिस इज द सेकंड लॉ। अरे ये गलत है, ये एकदम सही नहीं है, ठीक है। मैं इसका यूज करूंगा, पर क्यों सही नहीं है वो समझना, मैं आपको एकदम पूरा डेप्थ में जाके बता रहा हूं, ठीक है। F इक्वल टू dp बाई dt। अब देखो, अभी तो पढ़ाया सर P क्या? मोमेंटम। P क्या? मोमेंटम। सर होता क्या मोमेंटम? मोमेंटम बेसिकली आपका होगा मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। बच्चे ने बोला देखिए सर F इक्वल टू डी अपॉन डी टी, और मोमेंटम की जगह रख दिया मैंने m इंटू v। यस और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है
कि आपका मास चेंज हो लेकिन वेलोसिटी चेंज ना हो। सर कैसे? अगर आपका कोई रॉकेट लॉन्च किया है तो उसके अंदर से गैस इजेक्ट होती है, कंटिन्यूसली रॉकेट का मास चेंज होता है और हो सकता है उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाए। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है। यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज है? इस स्टेप के बाद आगे वाला स्टेप देखना जो एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, जो एनसीईआरटी नॉर्मल बुक में ये नहीं मिलेगा। देखिए यहां से दो पॉसिबिलिटीज। केस फर्स्ट क्या है? इफ मास कांस्टेंट, अगर मास कांस्टेंट है और वेलोसिटी चेंज हो रही है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं F इक्वल टू एम बार आ जाएगा, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट कोई नंबर होगा ना, नंबर फटाक से बाहर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन सिर्फ होगा dv बाई dt, और तुम्हें पता है dv बाई dt क्या होता है? dv बाई dt ऐसा रिलेशन होता है F बराबर ma। इसको याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। F इक्वल टू ma, ये हर बच्चे को आना चाहिए। अगला केस सेकंड क्या बोल रहा है? इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, अगर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है? वेलोसिटी, तो क्या लिखोगे? फोर्स इक्वल टू, देखो यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, रॉकेट का मास चेंज हो रहा है, समझो यूं समझो, तो ये हो जाएगा v dm बाई dt। इसका भी यूज करवाऊंगा, एनसीईआरटी इतना नहीं करवाती, बट ये जेई मेंस और नीट करवा सकती है, जेई इस पे फोकस रहती है। F इक्वल टू v dm बाई dt। तो फटाक से ये केस एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख डालो फटाक से सारे बच्चे। अब सेकंड लॉ समझ में आना चाहिए। सेकंड लॉ होता क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स। किसके प्रोपोर्शनल होता है? फोर्स के प्रोपोर्शनल। आओ कुछ क्वेश्चंस करते हैं, न्यूटन की कहानी तो तुम्हें पता होगा यार, सब लोगों से सुन रखी होगी, तो मैं नहीं सुनाऊंगा कि उस टाइम भी लॉकडाउन हुआ था जब ये न्यूटन ने लॉ दिए थे ना, ग्रेविटेशनल लॉ, तो उस टाइम भी यही कहानियां हुई थी। उन्होंने सोचा था कि कोई बॉल नीचे क्यों आ रही है, तो फिर उन्होंने ग्रेविटेशनल लॉ दिया था, बहुत सारे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, इस पे कुछ एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, आपके पास एक ब्लॉक है, एक बॉडी है और ये ग्राउंड है, इसका मास m है और m इक्वल टू 2 kg। m इक्वल टू कितना? 2 kg। अगर मैं इस ब्लॉक पे इधर की तरफ F फोर्स अप्लाई करूं, F इक्वल टू 10 न्यूटन, कितना न्यूटन? 10 न्यूटन। देन फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। और ऐसा एज्यूम किया जाता है कि यहाँ पे फ्रिक्शन 0 है, यहाँ पे फ्रिक्शन 0 है, यानी कि फ्रिक्शन लेस। ये आपने एज्यूम कर लिया कि जो सरफेस है ना, जो सरफेस ग्राउंड की, वो फ्रिक्शन लेस है, उस पे 2 किलो की बॉडी, उस पे 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया। किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। मैंने इसको आई कैप ले लिया। तो आपको क्या करना है कि एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। बच्चे ने बोला सर बहुत आसान है। मैंने बोला कैसे? बोला सर F इक्वल टू m इंटू फोर्स कितना सर? 10 न्यूटन, मास कितना? 2 kg। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना। मैंने बोला यस। एक्सेलरेशन कितना हो गया? 10/2। एक्सेलरेशन कितना हो गया? 10/2 विच इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट का ध्यान रखना। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन होगी। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन होगी? फोर्स की डायरेक्शन होगी। क्या ये मेरी बातें समझ में आई नहीं आई? अच्छे से इस टाइप के क्वेश्चन अब मैं नहीं करवाऊंगा यार, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं, तो 6th क्लास वाला बच्चा करता है। ठीक है, आप तो इंजीनियर डॉक्टर बनने जा रहे हो, तो आगे आगे बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे इसका यूज करवाऊंगा। क्या आपको सेकंड लॉ का आइडिया लगा? अब ऐसा कैसा होता है? थर्ड लॉ। कौन सा लॉ? थर्ड लॉ। फटाफट आ जाओ। एनसीईआरटी में क्या एग्जाम्पल दे रहे? एक एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखा है 5.2। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल क्या है? 5.2। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मैं करवाता हूं। एग्जाम्पल नंबर 5.2। इस एग्जाम्पल नंबर 5.2 कराने से पहले समझने की कोशिश करना कि जो मैंने ये लिखवाया ना, उसमें एक चीज और नोट कर लो। F बराबर m है ना, वेयर m इज व्हाट? मास ऑफ ऑब्जेक्ट या बॉडी, a इज एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, वेयर F इज एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्स नहीं। आपने एक्सटर्नल फोर्स कितना
अप्लाई किया, नेट एक्सटर्नल फोर्स, ऐसे लिख लो, नेट मतलब टोटल, लिख लो ऐसा लिख लो, याद रहेगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स, वेयर एफ इज व्हाट, नेट एक्सटर्नल फोर्स। एग्जांपल 5.2 क्या बोल रहा है कि बुलेट ऑफ मास 0.04 kg, 0.04 kg, ओके, 0.04 kg, moving with a speed of 90 meter per second, enter a heavy wooden block and is stopped after a distance of 60 centimeter। एक वुडन का ब्लॉक है, उसमें एक बुलेट ऐसे फायर की, ये बुलेट 60 सेंटीमीटर अंदर जाती है, कितना सेंटीमीटर अंदर जाती है, 60 सेंटीमीटर, और उसके बाद स्टॉप हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाती है, बुलेट स्टॉप। बुलेट स्टॉप होना मतलब बुलेट की फाइनल वेलोसिटी 0, बुलेट की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। ओके, व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ऑन द बुलेट, मतलब बुलेट पे एवरेज रेजिस्टिव फोर्स कितना लगा होगा कि बुलेट रुकी, मतलब इसकी अपोजिट डायरेक्शन में उस बुलेट पे पीछे की तरफ फोर्स लगा होगा। फोर्स का मतलब यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगी और यहाँ पे फाइनली रुक जाती है। इनिशियल वेलोसिटी कितने दे रखे, 90 मीटर पर सेकंड। ये बुलेट कितने से जाती है, 90 मीटर पर सेकंड से। देखो अब एज्यूम कर लो कि यहाँ पे जो भी रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है वो कांस्टेंट है, ऐसे समझ लो, क्योंकि इन्होंने एवरेज बोल रखा है, इसलिए यहाँ का एक्सेलरेशन में कांस्टेंट समझ सकता हूँ। बेसिकली एक्सेलरेशन नहीं होगा, रिटार्डेशन होगा। रिटार्डेशन क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी रुक रही है, एक तरीके से ब्रेक लग रहा है, बुलेट को ब्रेक लग रहा है तभी तो बुलेट रुक रही है ना। अच्छा सर, याद आया हमें कुछ, क्या मैं थर्ड इक्वेशन अप्लाई कर सकता हूँ, मोशन की थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, फाइनल वेलोसिटी, v इज व्हाट, फाइनल वेलोसिटी, बुलेट रुक गई 0, u इज इनिशियल वेलोसिटी 90 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू s कितना, 60 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर दो 100। देखिए दिस यहां से क्या आ गया, देखो 6 इंटू 2 कितना आ गया, 12, और ये नीचे 10, तो यहां से 2 इंटू ए 6 12 a इक्वल टू 90, 90 का कितना हो जाएगा 81, कितना हो जाएगा 81, डबल 0, और ये 10 एक और चला गया, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, 8100 डिवाइड बाय 12, सॉरी 81,000 डिवाइड बाय 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 81,000 डिवाइड बाय 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको क्या मिला, ये एक्सेलरेशन, देखो नेगेटिव मिल रहा है क्योंकि इस साइड आएगा ना तो एक नेगेटिव का साइन आ जाएगा। ये नेगेटिव ये बता रहा है कि एक्सेलरेशन नहीं है, ये रिटार्डेशन है, मतलब वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में लगा है। बच्चे ने बोला ओ सर ये मिल गया, तो एवरेज फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। आपको मास गिवन है 0.04, एक्सेलरेशन पता है, कैलकुलेट कर लो आंसर मिल जाएगा, कैलकुलेट कर लो आंसर मिल जाएगा। तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ इसमें पॉइंट लिख रखे हैं कि फोर्स क्या होता है। फोर्स के बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ, सेकंड लॉ पढ़ा रहा हूँ, थर्ड लॉ नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन। थर्ड लॉ कौन सी क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में। चलिए फोर्स क्या होता है, अब थोड़ा डिटेल में पढ़ा देता हूँ। फोर्स होता है बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर कोई बॉडी हैवी होगी तो उसको मोमेंटम गेन कराने में भी टाइम लगेगा, और अगर एक बार मोमेंटम गेन कर लिया तो उसके बाद रोकने में भी टाइम लगेगा ना, मतलब उसको ग्रेटर फोर्स चाहिए। मतलब फोर्स कहीं ना कहीं मोमेंटम से रिलेटेड है, मास इनटू वेलोसिटी ना। ओके, तो फोर्स इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम।
फोर्स इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर मैं मास कांस्टेंट मान लो, बहुत सारे केसेस में मास कांस्टेंट होता है, मास थोड़े बदलता है। कोई बॉडी को, अच्छा मुझे कोई थप्पड़ मार दे या फिर तुम्हें कोई थप्पड़ मार दे, मुझे क्यों मारेगा, तुम्हें कोई थप्पड़ मार दे, तुम पढ़ो ना इस केस में, तो क्या तुम्हारा मास चेंज हो जाएगा? नो, F इक्वल टू एम इंटू ए, F इक्वल टू एम इंटू ए। ओके, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। कुछ पॉइंट है, नोट कर लो। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा पॉइंट ये नोट कर लो कि इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। इसको एन से रिप्रेजेंट किया था, और अगर मैं इसको लिखना होता है ऐसे लिखते हैं न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। न्यूटन बाबा को याद रखने के लिए एन की यूनिट क्या दी थी? न्यूटन। दिस इज द ऐसा यूनिट। कैसी यूनिट? ऐसी यूनिट। अगर मैं इसकी सीरियस यूनिट की बात करूं तो डायन। इसकी सीरियस यूनिट क्या हो जाएगी? डायन। डायन। दिस इज द व्हाट? सीजीएस। कुछ याद है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सीजीएस यूनिट। ओके, इसकी डायन होती है। डायन और न्यूटन में रिलेशन क्या होता है बता दो। 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डायन। या प्रूफ करना कि ये कैसे आता है। 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डायन। बहुत आसान है, मैं तरीका बता देता हूँ। ये रिलेशन कैसे आता है आप कैलकुलेट करना, मैं बता देता हूँ कि 1 न्यूटन इक्वल टू, मुझे नहीं पता, इंटू डायन। आपको ये चीज निकालनी है। मैंने एक बात बताई थी कि आप यूनिट बदलते हो ना, लेकिन फोर्स थोड़े बदला है। तो क्या N1 इंटू यूनिट 1 इक्वल टू N2 इंटू यूनिट 2? याद आया ना? डायमेंशन एनालिसिस, कुछ प्रिंसिपल ऑफ ऐसा से मैंने कुछ पढ़ाया था यार, कि ऐसे कैसे कैसे यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो डायमेंशन एनालिसिस पढ़ाया था कि ये वाला नंबर 1 है, इसकी यूनिट न्यूटन है, इसकी यूनिट आपको ये निकालना है। और न्यूटन होता क्या है? बेसिकली न्यूटन है क्या? मास इनटू एक्सेलरेशन, क्या? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि किलोग्राम। इसकी यूनिट क्या होगी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या होगी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस न्यूटन को ऐसा लिख लेना, 1 इंटू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और दूसरी साइड लिख लेना N2 इंटू सेंटीमीटर ग्राम, सॉरी ग्राम इंटू सेंटीमीटर, एक ही बात है ना, ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर की कोई टेंशन नहीं, ग्राम और सेंटीग्राम में देखना। देखो, इस किलोग्राम को 1000 लिख सकते हो, मीटर को 100 मीटर लिख सकते हो। देखो, ग्राम और सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा ना, सॉरी ग्राम और सेंटीमीटर कट जाएगा। इस साइड 1000 और 100 कितना होगा? 10 की पावर 5। देख लेना, इस N2 की वैल्यू डायन के पास में 10 की पावर 5 आना चाहिए। मैंने बता दिया, आप प्रॉपर वे में करना, ठीक है, शॉर्ट में बता दिया। ओके, अब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, फोर्स की यूनिट ये होती है। तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब दो चीज चाहिए। एक तो आपको फोर्स की डायरेक्शन चाहिए, दूसरा फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए। फोर्स का क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड सिंपली मास इनटू एक्सेलरेशन, और फोर्स की डायरेक्शन वही होगी जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। ओके, अब मेरी बात सुनो कि एक तीसरी चीज होती है, फोर्स वेक्टर है ना, इसको एक तीसरी चीज की रिक्वायरमेंट होती है, और विच इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। वो एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, फिर भी बता देता हूँ एडवांस लेवल पे। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। बच्चे बोले सर क्या मजाक कर रहे हैं, क्या होता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन? देखो, खुश हो जाओगे। अब एक चीज करना कि आप पानी की बोतल लेना, टेबल पे रख लेना, पानी की बोतल टेबल पे रख लेना, और उस पे क्या करना, अंगुली से कांस्टेंट फोर्स लगाना। अगर आप नीचे लगाओगे तो बोतल सीधी सीधी चलेगी। थोड़ा और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, अगर आप थोड़ा ऊपर और लगाओगे ना तो हो सकता है बोतल पलट जाए। अरे यार, कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यानी कि फोर्स कहाँ लगा रहे हो ये भी मैटर करता है, मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मैटर करता है। डायरेक्शन प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मैटर करता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ले लेता हूं कि अगर आप किस डायरेक्शन में लगा रहे हो, आप फोर्स इधर लगा रहे हो या फिर ऊपर से ऐसे लगा रहे हो। ऊपर से लगाओगे तो प्रेस हो जाएगा, दबेगा ना। कुछ मेरी बातें समझ में आ रही नहीं आ रही? अगर आप इस साइड से लगाओगे तो मोशन में आ जाएगी बॉडी, इस साइड से लगाओगे तो हो सकता है मोशन में ना हो। वही फोर्स
पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, यूनिट ये होती है, सीजीएस यूनिट ये होती है, इनमें रिलेशन ये होता है, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला। मैंने वैसे आपको याद करने को भी बोला था, डायमेंशन फॉर्मूला। अगली चीज है डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला आप कैलकुलेट करो, मैं दिख रहा हूँ डायमेंशन फॉर्मूला। फटाफट फटाफट पोज करके कैलकुलेट कर लो, क्लास होती तो अलग बात है। तो बच्चों ने बोला सर F इक्वल टू m इंटू ए। मैंने बोला बहुत बढ़िया। मास को सर क्या लिखोगे, किलोग्राम मतलब कैपिटल M1। एस रिलेशन क्या होता, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर मतलब L1 पर सेकेंड स्क्वायर मतलब t की पावर 2। क्या सर ऐसा लिख सकते हो M1 L1t माइनस 2। याद रखो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। किसका किसका, फोर्स का। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिख लेना और याद कर लो डीएफ का मतलब डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स m1 l1t माइनस 2। m1 l1t माइनस 2 फिजिक्स में फोर्स का बहुत ज्यादा यूज होता है, इसलिए ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद मैं तुम्हें थर्ड लॉ भी पढ़ा दूंगा। कौन सा लॉ, थर्ड लॉ। इसलिए सेकंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड लॉ का बहुत यूज होता है, अच्छे से देखो। और होमवर्क दे देता हूं, होमवर्क आप 5.3 कर लेना, 5.3, और यहीं तक खत्म करते हैं इस वीडियो को और नेक्स्ट क्लास में